अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ योर ओ लेवल इस्लामियत इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ैद। तो भाई आज की जो हमारी क्लास है वो है पार्ट ए अटेम्प्टिंग टेक्निक के ऊपर। बहुत छोटी सी क्लास होगी हमारी। वैसे तो मुझे इस पर वीडियो बनानी नहीं थी क्योंकि पार्ट ए इज़ टोटली बेस्ड ऑन मेमोरी, बट क्योंकि जब मैंने पोल लगाया था कि भाई आप लोग को कौन सी क्लास नेक्स्ट एज अ वीडियो चाहिए, तो उसमें पार्ट ए अटेम्प्टिंग टेक्निक का बहुत ज़्यादा वोट आया था अलॉन्ग साइड सिलेबस वाली वीडियो का। तो फिर मैंने सोचा कि भाई इसकी भी वीडियो बना लेते हैं। तो पार्ट ए के बारे में पहले भी बता चुका हूँ मैं कि पार्ट ए आपकी नॉलेज को टेस्ट करता है, जिसको आपकी मार्किंग स्कीम AO1 कहती है। पार्ट ए टेस्ट योर नॉलेज, यानी पार्ट ए की सारी गेम बेस्ड है आपकी मेमोरी के ऊपर। जितनी अच्छी मेमोरी होगी उतना अच्छा पार्ट ए करोगे, बट दैट डजंट मीन्स कि आप पार्ट ए करने की प्रैक्टिस ना करो। ठीक है, मेमोरी मैंने हमेशा बताया, मेमोरी प्लस प्रैक्टिस फिर जाके एक परफेक्ट पार्ट ए बनेगा, वरना परफेक्ट पार्ट ए नहीं बनेगा। सिर्फ मेमोरी से परफेक्ट पार्ट ए नहीं बनता। ठीक है भाई, और ज़रा देखें कि हमें एक अच्छे पार्ट ए के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सो फॉर एन एक्सेलेंट पार्ट ए यू हैव टाइम फॉर 18 मिनट्स। 18 मिनट का टाइम होता है आपके पास, लेकिन मैं बार बार बता चुका हूँ कि जब प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस के टाइम पे 15 मिनट का टाइमर लगाओगे। ठीक है, अगर 15 मिनट की प्रैक्टिस के टाइमर लगाओगे तभी 18 मिनट में पेपर में कर पाओगे। टाइम आपके पास 18 मिनट्स का है। फॉर एन एक्सेलेंट पार्ट है योर वर्ड काउंट शुड बी, कितना होना चाहिए भाई? वर्ड काउंट आपका होना चाहिए 500 प्लस वर्ड्स। अच्छा, पहले पता है क्या होता था? पहले होता था 300 टू 500 वर्ड्स, अब होता है 500 प्लस वर्ड्स। क्यों? क्योंकि चीज़ें अपग्रेड हो गई हैं। अब एग्जामिनर डिटेल्स मांग रहा है आपसे, तो आपको 500 प्लस वर्ड्स पे जाना है। ठीक है भाई, पैराग्राफ्स कितने होने चाहिए आपके पास? और पैराग्राफ्स लाजमी है भाई। ठीक है भाई, पैराग्राफ्स कितने होने चाहिए? 3 टू 7 पैराग्राफ्स। ठीक है भाई, 3 से 7 पैराग्राफ्स हो सकते हैं। 5 पैराग्राफ्स आइडियल होते हैं। ठीक है, एग्जामिनर को बड़ा पसंद आता है 5 पैराग्राफ्स का आंसर। तो आइडियल जो है वो आपका 5 पैराग्राफ्स हैं यहाँ पे। ठीक है, 5 6 ये एक अच्छा जो है वो स्ट्रक्चर होता है आपके आंसर का। ठीक हो गया भाई। लेकिन अगर 5 पैराग्राफ्स नहीं बन रहे सर, तो फिर हम क्या करेंगे? तो बेटा फिर आप 4 पैराग्राफ्स लिखेंगे। अगर 4 भी नहीं बन रहे तो बेटा आप 3 लिखेंगे। और सर अगर 3 पैराग्राफ्स भी नहीं बन रहे तो आप 2 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर लो अपना आंसर, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, मैंने अभी क्या कहा था कि पैराग्राफ्स इम्पॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है भाई, क्यों इम्पॉर्टेंट है सर? सर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप अपना आंसर विदाउट पैराग्राफ करके आते हो, फॉर एग्जांपल आप अपना आंसर कर रहे हो आपने ये आपका एक पैराग्राफ हो गया, अब आप अगली बात यहीं से शुरू कर दे रहे हो, तो एग्जामिनर को कैसे पता होगा कि यहाँ पे जो डिटेल्स आपने बताई हैं वो डिटेल्स अब आप यहाँ नहीं बता रहे, अब आप दूसरी डिटेल्स बता रहे हो। ठीक है ना भाई, पता तो उसको लग जाएगा, उसका काम है ये, उसको उस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप पैराग्राफ में डिवाइड करोगे तो स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा। जब स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा तो आपका आंसर रिप्रेजेंटेटिव लगेगा। जब रिप्रेजेंटेटिव लगेगा तो एग्जामिनर को आसानी होगी ढूंढने में, और जब आसानी होगी ढूंढने में तो वो आपको मार्क्स अच्छे देगा। सुनने में बातें कितनी अच्छी लग रही है ना? फिर भी पता है थ्रेशोल्ड क्या बनता है भाई? थ्रेशोल्ड बन रहा होता है 50 आउट ऑफ 30 या 50 आउट ऑफ 28 भी बना है कभी कभी। तो क्यों बनता है ऐसा? क्योंकि बच्चे पेपर में पैनिक कर जाते हैं। उनको सब आता है, लेकिन क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कैमरेज दे रहे होते हैं तो पैनिक कर जाते हैं। और पैनिक क्यों करते हैं? पैनिक इसलिए करते हैं कि प्रैक्टिस नहीं की हुई होती। तो मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ बेटा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं तो अब देख लेते हैं कि भाई और क्या क्या होना चाहिए आपके पार्ट ए में। हमने पैराग्राफ्स की बात कर ली। अच्छा, अब आप आ जाओ, अब देखो कि आपके पैराग्राफ्स, आपके पार्ट ए में क्या क्या होना चाहिए। आपके पार्ट ए में डिटेल्स होनी चाहिए। सही है, डिटेल्स चीज़ें डिस्क्राइब की हों आपने, जो भी चीज़ें बता रहे हो वो सब डिटेल्स हों, उसकी अच्छी डिटेल्स हों और रेलिवेंट हों। ठीक है, रेलिवेंट डिटेल्स हो, कोई भी इररेलेवेंट डिटेल ना हो। अगर इररेलेवेंट डिटेल होगी तो उसका मार्क आपको नहीं मिलेगा, शायद नेगेटिव मार्किंग भी हो जाए उसकी। ठीक है, कुछ नहीं पता एग्जामिनर का
करेक्ट फैक्ट्स होने चाहिए। जो फैक्ट्स आप डिस्क्राइब कर रहे हो अपने आंसर में वो करेक्ट होने चाहिए, ठीक है, मार्किंग स्कीम से हट के नहीं होने चाहिए। अच्छा सर हमें कैसे पता, हमारे पास तो मार्किंग स्कीम होती नहीं है। तो बेटा हम करवाएंगे ना आपको प्रैक्टिस, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मार्किंग स्कीम हम आपको बताएंगे कि आपकी मार्किंग स्कीम आपसे क्या क्या मांगती है, और वही चीज़ हम आपको अपने नोट्स के आंसर में लिख के देंगे। तो आपको टेंशन किस बात की लेनी यार, आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है भाई। और फिर हम देख लेते हैं कि भाई क्या और क्या होना चाहिए भाई, रेफरेंसेस होने चाहिए, ठीक है, रेफरेंसेस होने चाहिए, कुरानिक रेफरेंसेस होने चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सर क्यों इम्पॉर्टेंट है, वही बात है, मेक्स आंसर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, आंसर को रिप्रेजेंटेटिव बनाती है ये रेफरेंसेस, और साथ साथ आपके आंसर को एक लेवल 4 लेवल 3 पे आपके आंसर को ले जाती है रेफरेंसेस, ठीक है। आपके आंसर के 4 या 5 लेवल्स होते हैं। लेवल 1 वो होता है जिसमें 2 नंबर मिलते हैं, लेवल 2 वो होता है जिसमें 4 नंबर मिलते हैं, लेवल 3 वो होता है जिसमें 6 नंबर मिलते हैं। तो आप अपने आंसर्स में रेफरेंसेस डालोगे तो ये लेवल 3 पे आप पहुंच जाओगे, यानी कि आप 6 आउट ऑफ 10 तक तो आप पहुंच जाओगे, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। रेफरेंसेस के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, आपका पार्ट ए वेल सीक्वेंस्ड होना चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है भाई, सीक्वेंस होना ज़रूरी है। सर हमें कैसे पता, हम सीक्वेंस कैसे रखेंगे, तो बेटा ये सीक्वेंस वाली बात मेमोरी से आएगी ना, जब आप याद कर रहे होगे चीज़ों को तो आपकी मेमोरी में बैठ जाएगा कि मुझे ये सीक्वेंस रखना था। और लास्ट बात कि बेटा कंसाइज होना चाहिए, बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। जब हम लंबी हम अपनी ज़िंदगी में कर रहे होते हैं ना, वो नहीं करनी हमने यहाँ पे, ठीक है भाई, बहुत लंबी ना करना, ठीक है, क्योंकि लंबी करने, जब आप लंबी करोगे तो क्या करोगे, आप रिपीट कर दोगे चीज़ों को, ठीक है। जब रिपीट कर दोगे तो एग्जामिनर उसका मार्क काट लेता है, उसको बुरी लगती है रिपीट करने वाली बात। तो कंसाइज होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गई हमारी ये बात कि भाई हमारा पार्ट ए होना कैसा चाहिए। अच्छा पार्ट ए के लिए मैं बता दूं कि देखो पार्ट ए आपकी 75% आपकी मेमोरी है, ठीक है, विदाउट मेमोरी तो आप पार्ट ए अटैम्प्ट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। और जो बाकी का जो 25% आपका है वो आपका प्रैक्टिस है, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेमोरी आती होगी तब भी आंसर कर लोगे, लेकिन वो आंसर लेवल 4 लेवल 5 तक नहीं पहुंच पाएगा, ये बात याद रखना मेरी, ठीक है। लेवल 4 लेवल 5 तक अपने आंसर को पहुंचाने के लिए आपको विद प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी अच्छे से, और चीज़ों को समझना भी पड़ेगा अच्छे से। तो इस मुगालते में मत रहना कि भाई मैं बगैर प्रैक्टिस किए हैं ना मैं पार्ट ए को एज कर लूँगा, ऐसा नहीं होगा। और पार्ट ए पे जितना अच्छा अपना फोकस रखोगे उतना मार्क्स लेना बहुत आसान हो जाएगा। चलो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पार्ट ए दिखा देता हूँ अपना। एक पार्ट ए हम देखते हैं, क्वेश्चन आया है हमारे पास कि भाई डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस of first revelation on profit, ठीक है भाई। पेपर में आपके पास सवाल आया 10 मार्क का, पार्ट ए आ गया। अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे भाई, जाहिर सी बात है पूरा आंसर तो मैं लिख के दिखाऊंगा नहीं आपको, 500 प्लस वर्ड्स का आंसर है। तो सबसे पहले देखो, हम सबसे पहले बैकग्राउंड बताते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया, थोड़ा सा इंट्रो दिया और फिर अपने आंसर को स्टार्ट किया। अब इस आंसर को अप्रोच करने का तरीका क्या होगा, इसमें फर्स्ट रेवलेशन का एक्सपीरियंस पूछा उसने हमें, तो हमारा पैराग्राफ 1 क्या होगा कि पैराग्राफ 1 हमारा ये होगा भाई, हम बताएंगे कि प्रॉफिट का एक्सपीरियंस था क्या, ठीक है। जब फर्स्ट रेवलेशन आई उनके पास तो उनका एक्सपीरियंस था क्या, ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट रेवलेशन और प्लस बैकग्राउंड में हम क्या बताएंगे कि भाई कि वो केव ऑफ हेरा में बहुत फ्रीक्वेंटली जाते थे, और जबल नूर के पास जो केव ऑफ हेरा था, माउंटेन ऑफ लाइट भी जिसको कहा जाता है, तो वो वहाँ जाते थे और वहाँ पे वो बैठते थे, बहुत ज़्यादा अल्लाह को याद करते थे। तो ये हमारा बैकग्राउंड में आ जाएगा, और फिर हम एक्सपीरियंस बताना शुरू कर देंगे उनका, तो कि वो किस तरह से हज़रत ख़दीजा उनको खाना प्रोवाइड करती थी वहाँ पे, और जो उनको ख्वाब आते थे वो सच्चे होने शुरू हो गए, जिससे उनको पता चला कि भाई कि अब वो प्रॉफिट बनने वाले हैं। और फिर उसके बाद 610 AD में रमज़ान के महीने में
हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके पास आते हैं और उनको कहते हैं कि रीड रीड रीड। वो कहते हैं मैं नहीं पढ़ सकता। लेकिन जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तीसरी दफ़ा उनको बहुत टाइटली उनको होल्ड करते हैं और बोलते हैं कि आपको पढ़ना है, तो फिर प्रॉफिट पूछते हैं उनसे कि मुझे क्या पढ़ना है। तो फिर सूरह अलग की पहली आयतें जो है वो उनको पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। ठीक है, तो ये वाली आयतें उनको पढ़ाई जाती हैं। फिर हमारा सेकंड पैराग्राफ क्या होगा कि भाई इस फर्स्ट रेवलेशन के अंदर एंजल जिब्राईल अलैहिस्सलाम का क्या रोल था, कि वो उनका इस पूरी रेवलेशन के अंदर उन्होंने क्या रोल अदा किया। तो हमारा सेकंड पैराग्राफ उस पर बन जाएगा कि रोल ऑफ एंजल जिब्राईल अलैहिस्सलाम। ठीक हो गया। अब क्या रोल था भाई उनका, कि जब वो बहुत ज़्यादा फर्स्ट रेवलेशन आने के बाद प्रॉफिट बहुत ज़्यादा डर गए थे और थोड़ा सा वो घबरा रहे थे, तो घर की तरफ जाते हुए उनको आसमान से आवाज़ सुनाई दी गई और जब उन्होंने देखा कि एंजल जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपनी रियल फॉर्म में आए, वो पूरे उन्होंने अपने पर जो हैं आसमानों पे फैलाए हुए हैं और एंजल जिब्राईल उनसे कहते हैं कि यू आर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड आई एम जिब्रील, यानी कि वो डिक्लेयर करते हैं कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं और मैं जिब्रील हूँ। तो इससे होली प्रॉफिट को कंफर्म हुआ कि अल्लाह ने उनको अपना आखिरी नबी चुन लिया है। अब फिर इसी तरह अगले 23 सालों तक कुरान की रेवलेशन प्रॉफिट पे आती रही। अच्छा, अब देखो, अब तुम लोग को थोड़ा सा माइंड में क्लियर हो रहा होगा चीज़ें। पैरा 3 किस पे बनना चाहिए भाई। फर्स्ट रेवलेशन की जो पैराग्राफ 1 था उसमें हमने किस किस का जिक्र किया। हमने उसमें जिक्र किया कि भाई माउंट ऑफ हिरा पे जाते हैं, जबल नूर पे मौजूद है, जिब्राइल का जिक्र किया, वो पैरा 2 बन गया। हमने एक और जिक्र किया कि हज़रत खदीजा उनको खाना प्रोवाइड कर देंगे। तो पैरा 3 किस पे बन जाएगा, रोल ऑफ खदीजा रज़ी अल्लाह अन। ठीक है भाई, खदीजा रज़ी अल्लाह अन पे आपका पैराग्राफ 3 फॉर्म होगा कि भाई जब वो घर वापस आए तो वो हज़रत खदीजा को बोलते हैं कवर मी, और उन्होंने उनको ब्लैंकेट दी और उनको वहाँ उसमें रैप किया और उनको बहुत ज़्यादा समझाया कि अल्लाह कभी भी आपको डिस्ग्रेस नहीं करेंगे, आपने हमेशा अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे रिलेशन रखे हैं, जो भी गरीब है उनकी मदद की है, अपने गेस्ट को बहुत अच्छे से ऑनर किया है, और सारे लोगों को जब वो नीड थी लोगों को आपकी, तो आपने उनकी हेल्प की है। तो उनके इन काइंड वर्ड्स ने प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा जो है वो काम कर दिया, उनको कॉन्फिडेंस दिया। और फिर अल्लाह पाक ने जो है सूरह मुदस्सिर जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की, उनको जो है कंसोल करने के लिए। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन का ये रोल था और वो पहली इस्लाम कबूल करने वाली औरत भी थी। तो और पूरे मिशन में उन्होंने प्रॉफिट को हेल्प आउट की। अच्छा, अब देखो फर्स्ट रेवलेशन तुम लोगों ने सिर्फ फर्स्ट टाइम तो नहीं पढ़े ना, तुम लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ी है, क्लास 8 में भी पढ़ी हुई, क्लास 7 में भी पढ़ी होगी। तो हज़रत खदीजा के कज़न थे वर्का बिन नौफिल, जिन्होंने प्रॉफिट को ये सारी बातें बताई क्योंकि उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज थी। तो पैरा 4 हमारा बन जाएगा रोल ऑफ वर्का बिन नौफिल, वरका बिन नौफिल, वर्का नहीं वरका बिन नौफिल। तो उनके बारे में हमारा पैरा 4 बन जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, ये जब हम पढ़ रहे होंगे ना, तो अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको फर्स्ट रेवलेशन, ठीक है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। जब पढ़ रहे होंगे तो हम पूरा इसको पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। ठीक है, तो रोल ऑफ वर्का बिन नौफिल हमारा जो है वो अगला पैराग्राफ बन जाएगा, जिसमें वर्का बिन नौफिल जो है उनको सारी चीज़ें बताएंगे और उनसे प्रॉमिस करेंगे कि अगर वो आगे ज़िंदा रहे तो वो प्रॉफिट को सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर वो उनका इंतकाल हो जाता है। तो ये 4 पैराग्राफ्स में हमारा फर्स्ट रेवलेशन का आंसर बटा हुआ है। और ये 4 पैराग्राफ्स, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये 4 पैराग्राफ आपको 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स तो गारंटीड हैं इसमें। ठीक है, कोई शक ही नहीं है। अगर आप ये 4 पैराग्राफ्स में जो डिटेल्स दी हुई इनको याद कर लो तो 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स तो गारंटीड है भाई, उसमें कोई शक नहीं है। आप अपनी तरफ से उसको कितना इन्हेंस कर सकते हो ये एज अ स्टूडेंट आप पे डिपेंड करता है, और ये चीज़ किससे आती है, प्रैक्टिस से आती है। तो जब आप अपनी तरफ से इन्हेंस करोगे तो आप 9 पे भी पहुंच सकते हो, बाहर से डिटेल्स लेके आओगे तो आप 10 पे भी पहुंच सकते हो। तो अब देखो, जैसे मैंने कहा था कि आइडियल क्या है 5 पैराग्राफ्स, लेकिन यहाँ 4 पैराग्राफ्स बन रहे हैं। तो कुछ भी मैटर नहीं करता कि 5 पैराग्राफ्स बनाओ या 7 पैराग्राफ्स बनाओ या 10 पैराग्राफ्स बनाओ, जितने बनाने बनाओ, एग्जामिनर की कोई रुकावट नहीं है। लेकिन लंबी ना करो, कंसाइज रखो,
चीज़ों को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करो, डिटेल्स सही डालो, रेलिवेंट डिटेल्स डालो। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं फर्स्ट रेवलेशन के एक्सपीरियंस में वेज ऑफ रेवलेशन उठा के ले आऊँगा और मैं यहाँ पे वेज ऑफ रेवलेशन डिस्क्राइब करने लग जाऊँगा, तो एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर बोलेगा भाई ये क्या लिख रहे हो तुम, फ़ौरन का मार्क्स काट देगा वो मेरे। तो ये इर्रेलेवेंट हो जाएगा। तो जो रेलेवेंट चीज़ें हैं वही अपने आंसर में लिखो, कोई भी रेलेवेंट डिटेल्स बाहर से नहीं लेके आओ, वो आपको फंसा देंगी। तो ये थी हमारी पार्ट ए की वीडियो। पार्ट ए में इससे ज़्यादा मैं और अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि पार्ट ए में मैंने जैसे बताया कि मेमोरी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द पार्ट ए। आपको याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और पार्ट ए की मैं वीडियो शायद बनाता भी नहीं, लेकिन मुझे ये क्लास इसलिए लेनी पड़ गई क्योंकि बहुत सारे बच्चों का वोट आया था कि भाई हमें ये वाली क्लास चाहिए। तो अब आप ये पूरा देख लें, इसको पढ़ लें। इंशाल्लाह ड्राइव पे इसको अपलोड करके वहाँ पे लिंक लगा देंगे यूट्यूब पे भी, और आप लोग को भी लिंक दे दिया जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं यहाँ रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। हमारी समझें तमाम मेजर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स कंप्लीट हो गई हैं। एवरीथिंग इज़ डन विद सिलेबस पैटर्न, हमने हर चीज़ देख ली। अब टाइम है पढ़ने का। अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह सेक्शन 1.2 से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे या चीज़ों को लेके, हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान से। और हमारा पहला टॉपिक कंपाइलेशन ऑफ कुरान होगा। इंशाल्लाह पढ़ने में भी मज़ा आएगा, और दिल लगा के पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।